Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about some important or PYQs questions related to वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम। तो वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम के मैं आप सभी के साथ में PYQs डिस्कस कर रही हूँ एंड दिस इज अ ईयर दैट इज 2018। ठीक है, 2018 के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 2017 तक 60 क्वेश्चंस पेपर वन में पूछे जाते थे। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं अभी 2018 से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं पेपर वन के एंड 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके अपने पेपर के, जो कि अपना अपना जो भी पेपर होगा आपका ऑल डिसिप्लिन में, तो उसके आपको होंगे 100 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अब। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस आपके अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, सो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी देख सकते हो यहाँ पे अब ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, पहले ऑफलाइन होता था, तो इस तरीके से आपको होता है। ठीक है, मिलता था एंड यस, पेपर वन में आप सभी देखो यहाँ पर पेपर वन का सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन को हम नहीं पढ़ते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। विद द रेफरेंस, लेट मी जूम दिस, विद द रेफरेंस ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ वन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि विद द रेफरेंस ऑफ द पैराग्राफ वन, व्हाट डज द ऑथर मीन्स इन इज द फ्रेज दैट हुज हु। ठीक है, जो अगर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ की बात करती हूँ तो हुज हु का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है ना हुज हु। ठीक है, अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट ही वांट्स टू नो हु दे आर, राइट। नेक्स्ट, वंडरिंग दैट who developed the list is referring to the top institutions among universities and the research institutions, and he's asking reader to guess who these institutions are. So आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या डिफाइन किया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो who's of the university and the research published by the human डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टॉप यूनिवर्सिटीज के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जा रहा है, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following four reasons demonstrate greater tendency towards the participation of the NIRF? NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंगली फोर रीजंस की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन कौन से फोर रीजंस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है जेंडर टेंडेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पैसेज को देखो, आपका जो कीवर्ड होगा वो होगा जेंडर टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली कौन से एरियाज को इन्होंने फोकस किया है, कौन से रीजंस को इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखो, ये तो कुछ आपको दिख रहा है, साउथ ईस्टर्न, राइट, वेस्टर्न, ये सारे रीजंस आपको विजिबल है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका ए ऑप्शन। वाई सो, बिकॉज अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूं तो नॉर्दर्न तो होगा नहीं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, ये भी नहीं होगा, यस, लेकिन वेस्टर्न रीजन होगा डेफिनेटली, एंड साउथ ईस्टर्न भी यहाँ पर ऑप्शन में है, तो आंसर विल बी ए। Next question, which of the following parameters does and do the faculty the student consider the most important while determining the worth of the institutions? ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डिफाइन करते हैं एक वर्थ को, एक इंस्टीट्यूशंस के वर्थ को, ठीक है, उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। द विजन ऑफ द लीडरशिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पे हाइक, अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट एकेडमिक रिसोर्सेज। सो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट से, तो आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए, वर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार देख लो आप लोग क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ पर वर्थ के अकॉर्डिंगली, एक बार इसको रीड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो आंसर आने वाला है आपका वो आपका ऑफ कोर्स सी होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये विजिबल है, विजन को डिफाइन करेगा, ठीक है, और अवेलेबिलिटी को भी डिफाइन करेगा एकेडमिक रिसोर्सेज की, ठीक है। बाकी अगर मैं पे हाइक की बात करूं तो पे हाइक की बात इन्होंने की ही नहीं है इस पॉइंट में, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड बाय द NIRF टू जज इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ देयर रैंकिंग। यहाँ पे पूछा है कौन कौन से पैरामीटर्स है NIRF के जिसको जज किया जाता है, papers published in the reputed journals, highly qualified faculties or the diversity.
ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करते हैं, उनको किस बेसिस पे जज किया जाता है, देखो यहाँ पर है ना, दीज आर द मेजर्स। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टरल डिग्रीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्रेडेंशियल्स जर्नल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, डाइवर्सिटी, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे फिर पॉइंट्स, और यहाँ पर मीडियन सैलरी फॉर द ग्रेजुएट्स भी दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका तीनों ही होगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट फ्रॉम द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इनमें से कौन सा ट्रू है इस पैसेज के अकॉर्डिंगली। इन्होंने दिया है द ह्यूज अमाउंट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन NIRF is in 2018. The ranking system is for the failing of the capture for the critical metric learning outcomes. ठीक है, NIRF assessment of the top is still expected. तो अभी यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना होगा कि कौन कौन से इस पॉइंट में बोला गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्रिटिसाइज तो नहीं किया गया, ठीक है, क्रिटिसाइज की बात तो की ही नहीं है ना यहाँ पर, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया वैसे भी। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपका NIRF ह्यूज पार्टिसिपेशन कहाँ पर हुआ था, 2018 में हुआ था। इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखो, ह्यूज पार्टिसिपेशन कौन से ईयर में हुआ था, नहीं हुआ ना, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। 2018 में आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ह्यूज पार्टिसिपेशन हुआ। देखो, पार्टिसिपेशन लेवल कहाँ पे हुआ, 2016 से 17 में हुआ, तो इसका मतलब ये तो कट हो गया। ठीक है, ये वाला भी इसमें पॉइंट नहीं होगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा टॉप इंस्टीट्यूशन को स्टिल एक्सपेक्ट किया जाता गया था, क्योंकि देखो दो में तो हम श्योर है कि ये तो दोनों होंगे ही नहीं, आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, the study of the location of the coal mines in India by the student is in a geography laboratory is। ठीक है, अगर कोल माइन की स्टडी हो रही है लेबोरेटरी में, तो ये क्या हो गया, लर्निंग आउटकम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एक्टिविटी, या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव। सो इसको आंसर करो क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम लेबोरेटरी की बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसका आंसर तो डेफिनेटली बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द टीचर यूजेस। टीचिंग कब इफेक्टिव होगा, जब टीचर लेक्चर मेथड को यूज करे, डेमोन्स्ट्रेशन को, डायरेक्ट या फिर इंटरैक्टिव। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन में भी अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इंटरैक्टिव मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, 1 to 1 टीचर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करिए, तो बेस्ट जो मेथड हुआ वो तो आपका इंटरैक्टिव ही होगा फिर। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन अ टीचिंग स्टाइल इन विच direct instruction in the teaching style in which the teacher and the students are actively engaged. Teacher is actively engaged, students are actively engaged, neither students nor students are actively engaged। तो आपको क्या लगता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जब दिया जाता है तो क्या होता है, डायरेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू टीचर सेंट्रिक ऑब्वियसली। तो टीचर सेंट्रिक में क्या हो जाएगा फिर, इंगेज तो टीचर ही रहेगी ना, एक्टिवली इंगेज्ड। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं। 2018 का पेपर देख लो, 17 का देख लो, मैंने जितने भी आपको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए, सब में वही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रूडेंशियल लर्निंग हो गया, इंक्वायरी हो गया, इंस्ट्रक्शनल हो गया, असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। तो अब आपको इसको मैच करना है, कौन सा इसको डिफाइन करेगा। तो कोलैबोरेशन किससे हो सकता है, अब आप देखो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली कोलैबोरेशन यहाँ पर क्या होगा। कोलैबोरेट जब हम करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब देखो, कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इंटरपर्सनल एफिलिएशन से होगा। इसमें क्यों हमने कोलैबोरेशन को मार्क किया, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूं, कोलैबोरेट दो या दो से ज्यादा लोग करेंगे ना, तो इंटरपर्सनल हो गया ना फिर, इंटरपर्सनल। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मतलब होता है, इंक्वायरी मीन्स कहीं ना कहीं आपका लॉ से रिलेटेड बात हो रही है। तो लॉ से रिलेटेड इज सोक्रेटिक डायलॉग। सोक्रेटिक डायलॉग मीन्स कि वो बिल्कुल पर्टिकुलर डायलॉग जो कि लॉ के अकॉर्डिंगली सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं देन। अभी
हाँ जी। नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पर 1 एंड 2 तो फॉर श्योर है कि हाँ ये होगा। अब पहले यहाँ पे देखो आप 3 एंड 2, तो ऑब्वियसली आपका आंसर 3 एंड 2 पे ही जाएगा ना। और भी आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोएक्टिव स्टेज है टीचिंग का, ये चीज ध्यान रखना, ये आपको मैंने पहले ही बताया, इसको प्रोएक्टिव स्टेज कहते हैं असेसमेंट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक दो ऑप्शन से आपको आराम से समझ आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएशन असेसमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। असेसमेंट प्रोसीजर किस पे बेस्ड होता है? मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट, मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट, मेजरमेंट और एंड और नॉन मेजरमेंट, और नीदर मेजरमेंट नॉर नॉन मेजरमेंट। तो अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए, तो आंसर इज मेजरमेंट एंड और नॉन मेजरमेंट। वाई सो? बिकॉज अगर हम यहां पर देखते हैं या तो मेजरमेंट होगा या फिर नॉन मेजरमेंट होगा, तो और तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और एंड भी हो सकता है, मतलब मेजरमेंट के साथ साथ नॉन मेजरमेंट भी हो सकता है, और मेजरमेंट के साथ साथ नॉन मेजरमेंट नहीं भी हो सकता है, मतलब एक को चॉइस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना, असेसमेंट में हम हमेशा मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट एंड नॉन मेजरमेंट भी होता है, ठीक है। In any research involving participants maintaining the confidentiality of the data. So बताओ, confidentiality of data is a common sense legal consideration, obligation or the ethical consideration. तो obviously ये confidentiality क्या है? रिसर्च के ethics ही तो है, ethical ही आ जाएगा। Next, which of the following is exclusive to the ethnographic? Ethnographic is related to field based mixed research, culture को define करता है या फिर ये natural setting को define करता है, बताओ। एथनोग्राफी मैंने आपको बताया था, कल्चर कस्टम, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका कल्चर। फिनोमेनोलॉजिकल इज अ नेचुरल सेटिंग बेस्ड, ठीक है। Which of the following characteristics of the research is not commonly found in all the disciplines? सब में कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है? प्रिसीशन, ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफिएबिलिटी और इम्पार्टेबिलिटी। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो वेरीफिएबिलिटी नहीं होता है, हमेशा वेरीफाई नहीं करेगा आपका रिसर्च, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च आपका वेरीफाई करे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रिसाइज वे में रहता है और इम्पार्शियल होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है हर किसी से, ठीक है। Writing of the research proposal uses references, footnotes and notes and bibliography. So बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए? जब हम राइट करते हैं रिसर्च प्रपोजल को, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, बिब्लियोग्राफी तो आप यूज करोगे ना स्टार्टिंग में, ठीक है। Sorry. Next, which of the following is not required? Is not required for the digital humanities. Digital humanities से related कौन सा नहीं होगा? Computer literacy, open based database, specialized knowledge of the computer languages and text analysis. हाँ जी, तो बताओ अभी क्या होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए लेकिन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, ये सी वाला तो कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्यों होंगी? कंप्यूटर लैंग्वेज का स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए ना, हमें टेक्स्ट होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें लैंग्वेजेस का जरूरी नहीं है क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा मतलब अपना एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूज करके माइंड को और आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बोला गया है सीक्वेंसिंग को डिफाइन करना, ये तो अभी मैंने 2017 के पेपर में भी आपको मैंने यही क्वेश्चन दिया था और यही क्वेश्चन आया भी था, तो वही पूछा है। इसका सीक्वेंसिंग बताओ फटाफट से। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप रिव्यू करते हो लिटरेचर को, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपका रिव्यू होगा। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में भी आप देख सकते हो, लास्ट का ऑप्शन क्या होना चाहिए? फाइंडिंग्स या फिर कंक्लूजन। हम लास्ट में क्या फाइंड करते हैं? फाइंडिंग, कंक्लूजन या यूटिलिटी? तो आंसर इज यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स जो हमारे पास एक आंसर आया है, एक ऐसा रिसर्च जो डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, फाइंडिंग्स आता है, फाइंडिंग के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद आप यूटिलिटी मार्क करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मॉडर्न थियोरेटिकल अप्रोच इन विच रिसर्च इज इंडिया में जो रिसर्च हुई है, जनरेट हुई है, वो कौन सी स्टडी से हुई है? ठीक है, ट्रांसलेशन, सब अल्टर्न, रेस और एथनिसिटी से। सो जल्दी से मुझे बताओ। तो आंसर इज सब अल्टर्न स्टडी से सब पहले जो रिसर्च हुई थी इंडिया में वो जनरेट किया गया था, ठीक है।
Next question, the best type of the communication among the people of equal status in the higher education is, बताओ। इक्वल स्टेटस के लिए क्या होता है भाई? इक्वल स्टेटस मीन्स हॉरिजॉन्टल, सिंपल सी बात है। टीवी चैनल लॉन्च बाय कन्वर्टिंग इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा टीवी चैनल को यूज किया था? ज्ञान दर्शन, व्यास, एकलव्य या फिर किसान। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते हो। ज्ञान दर्शन में अब अगर मैं बोलूं, ज्ञान दर्शन कौन सा नहीं होता है? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता ही नहीं है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर किसान नहीं होगा, व्यास भी नहीं होगा, आंसर इज एकलव्य, क्योंकि एकलव्य ही एक ऐसा टीवी चैनल है जो कि सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग को सब्जेक्ट्स को ये डिफाइन करता है और ये प्रोवाइड करता है उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, ठीक है, या स्टडी को। हाँ जी, सो 20th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी आप अगर हम यहाँ पर देखें मिसिंग नंबर्स का, तो अगर मैं 4+5 कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इसमें कुछ तो एक हो रहा है कॉमन चीज। बताओ क्या हो रहा है? पहले वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि ये मैथ्स के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखती हूँ कि यहाँ पे आया 3+, पहले 1+4 = 5 कर दिया, ये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए ना गाइस, वो आना चाहिए आपका 117। बट कैसे आना चाहिए? चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें देख लेते हैं 1+4, ठीक है। 1+4 क्या है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। 2+5 = 12, ठीक है। 3+6 = 21, यही है 21। अब यहाँ पे हम कितना करें? 12+9, 12+9 कितना होना चाहिए बताओ? 12+9, 9+12, सॉरी 9+12 = 117। चलिए अभी हम बात करते हैं कैसे ये पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि पैटर्न कुछ अलग सा है, इसको थोड़ा सा समझना हमें पड़ेगा, क्योंकि इस पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1+4 को मैं कैसे करूँ इसको, और जैसे ये बन जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4+4 × 1 करती हूँ तो यहाँ पे फिर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ना क्या कर दिया है, और इसको छोटा कर दिया है, ठीक है। इसका पॉइंट मैंने बनाने की कोशिश किया है, तो 2 मैंने किया नेक्स्ट पॉइंट में। अब मैं इसको देखूं कि ये 12 कैसे आएगा। 5 × 2, 5×2 = 10, ठीक है। और +2 = 12 हो गया ना। उसी तरीके से 3 किया, देन यहाँ पे 6 तो मुझे करना ही करना है, लेकिन मुझे लाना है यहाँ पे क्या? 21। तो वैसे भी सीरीज चल रही है 1, 2 एंड 3, 16+3 सॉरी = 21। तो अब आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमने 9 किया, अभी यहाँ पे 12 तो करेंगे ही करेंगे, इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अच्छा एक मिनट, हाँ क्या होगा फिर? 117 ही होगा ना। तो सीरीज जो चल रही है उसी के हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया। 117 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी हम। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसीलिए करनी पड़ेगी ताकि आपको ना क्लिक हो जाए माइंड में, क्योंकि हम कभी कभी ना इतना ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम में तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फिर हमें पता चलता है वो शिट ऐसे करना था, है ना। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, सो दैट मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी की प्रैक्टिस करा दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट्स बोथ विच कैन नॉट बी ट्रू। मतलब इन्होंने कहा है कि अब आप मुझे बताओ कि कौन से ट्रू नहीं है ना। दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? डायनासोर बिकेम एक्सटेंट ऑफ द क्रेटेशियस पॉलीथेनिक एरा। मतलब एक तरीके से एक ऐसा एरा है ये जो कि बेसिकली बहुत पुराना एरा है, ठीक है। पहले के टाइम पे डायनासोर्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द गन पावर। डायनासोर्स फेल्ड टू अडेप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। डायनासोर्स माइट हैव been saved if they have been protected in the zoos.
सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, अब इसमें से पूछा है कि कौन से दो यहाँ पर ट्रू नहीं है एक साथ, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, गन पावर से वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये तो फॉर श्योर, ये एरा वाला पॉइंट तो 100% ठीक है, क्योंकि ये पहले के एरा से ही बना हुआ है, मतलब डायनासोर पहले के एरा से चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गन पावर का हम इसमें यूज नहीं करेंगे, और क्या हो सकता है, फेल्ड बाय द अडैप्शन, हाँ ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो इसकी वजह से भाई ये तो डायनासोर्स फेल्ड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी डेथ्स हुई बहुत ज्यादा चेंजेस की वजह से, ठीक है। डायनासोर माइट हैव सेव्ड इफ दे हैव बीन प्रोटेक्टेड इन द जूस। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि डायनासोर को अगर हम यहाँ पर देखें, अगर वो सेव्ड रहते, जब अगर हम उसको उनको जू में प्रोटेक्ट करके रखते, तो क्या हम सारे डायनासोर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं? हम उनको ये कर सकते हैं कि हाँ, उनकी हत्या ना, उनको मारा ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए वाला पॉइंट भी इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंड 4 तो डेफिनेटली इनवैलिड है। बाकी 1 और 3 में देखो कुछ ना कुछ है पॉइंट, ये हम वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आप आइडिया लगा के कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं देन। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 22nd क्वेश्चन को, फाइंड आउट, इसको पढ़ लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिमांड ऑफ द रेलवे मटेरियल ओवर द 8 years पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2005 टू 2010 टू 2011, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोजेक्टेड अवेलेबिलिटी एंड द डिमांड ऑफ द सेल्स दिया हुआ है 2004 एंड 2005 का। तो एक तो ये वाला ईयर का दिया है और एक ये वाला ईयर का दिया है। डिमांड अवेलेबिलिटी यहाँ पे कैटेगरीज दे दिए, शेप्स, फ्लैट्स एंड रेलवे मटेरियल्स। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ बताओ, मतलब इंक्रीज परसेंटेज, वेरी इजी क्वेश्चन ना, इंक्रीज परसेंटेज का बताना है। लेकिन हमें किस पॉइंट का बोला है इन्होंने, 2004 से लेकर 2005 टू 2000 इस तरीके से, ठीक है। और हमें किसका फाइंड आउट करना है, रेलवे मटेरियल का करना है, ठीक है। एंड कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, डिमांड का करना है, अवेलेबिलिटी का नहीं करना है हमें, समझ आया। सिर्फ और सिर्फ डिमांड को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज का। डिफरेंस तो देखो यहाँ पे 40 आ गया, डिवाइडेड बाय कौन सा वैल्यू करेंगे, 400 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है 12.5 आ जाएगा ना, 12.5। कैसे किया, 400 है आपके पास, ठीक है, और 450 है, डिवाइड में मैंने क्या रखा, 400 रखा, क्यों, क्योंकि मैं परसेंटेज इंक्रीज कर रही हूँ, लेस वैल्यू आती है। 50 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 12.5 ही आएगा। इतना इजी क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर ऑफ द वर्ड रेक्टर इज इन द ऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर में है ये, इसको आगे पीछे किया हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें, किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, हम किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट वर्ड को, सो ये फॉर्म हो जाए, बताओ कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है। रेक्टर वर्ड को अगर हम देखते हैं, ये डिसऑर्डर में है, इसको डिसऑर्डर में डिफाइन किया हुआ है, तो उस तरीके से फिर हम इसको अरेंज कैसे करें, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो इसको एक बार चेक करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को देखती हूँ, जो वर्ड है रेक्टर, तो रेक्टर को मैं फर्स्ट और लास्ट वर्ड को बोला है ना इसने। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट वर्ड से कोई वर्ड ऐसा फाइंड आउट करना है। एक तो ये है फर्स्ट और एक लास्ट, मतलब आर से, ठीक है, मतलब आर होना चाहिए, उसमें 2 आर होने चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें 2 आर होने चाहिए। तो देखो ये थोड़ा, और यहाँ पर ये बोला भी है कि वेजिटेबल का ही नाम होना चाहिए, कितना इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको पता है कैरेट, कैरेट है ना, कैरेट वेजिटेबल है, 2 आर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसका फर्स्ट और लास्ट नंबर बता दो, फर्स्ट और लास्ट, तो मतलब सी टी आ जाएगा ना, कैरेट में सी एंड देन टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर्स दिए हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो मिसिंग वर्ड है, मिसिंग पॉइंट है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है, मिडिल ऑफ द स्क्वायर। कैसे करोगे,
इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और सोचो कि किस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जो मिडिल में है, इन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर, मिडिल में कौन सा है? ये दो, ये दो, तो मिडिल में कौन सा होगा? एक मिनट, इसको चेक करते हैं कैसे करना है इसको, एंड हमें करेक्ट भी चूज करना है। अगर मैं इस पॉइंट को देखती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को देखूं, तो इसमें अगर मिडिल वर्ड का मैं बात करती हूँ, स्क्वायर वन में बोल रहा है ना, स्क्वायर वन एंड स्क्वायर थ्री को देखते हैं, तो फिर कैसे होगा इसका? लेट मी चेक दिस। सब इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये थोड़ा अलग ही है। सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को देखती हूँ, तो अगर मैं स्क्वायर वन की बात करती हूँ, स्क्वायर वन की बात मैं करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 9 9 3 3, ये स्क्वायर वन है ना, ये स्क्वायर वन है, ठीक है, तो 9 + 9 + 3 + 3, समझ आया? ये हो गया आपका 24। इसी तरीके से मैं स्क्वायर थ्री की बात करती हूँ, ठीक है, स्क्वायर थ्री की अगर मैं बात करती हूँ तो कितना हो गया? ये वन है ना, ये टू है, ये थ्री है, तो इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर थ्री की बात करती हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, ये भी 24 है, दोनों 24 है। अब अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को देखती हूँ, ऑप्शंस को चेक करो एक बार, 3 + 3 + 3, अगर मैं तीनों इन थ्री को ऐड करती रहूं हर बार, तो कितने होने चाहिए? 18 हो गया ना फिर तो यहाँ पर, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को अगर आप देखो, तो हमने किया यहाँ पे 3 + 3 + 3, ये 3 हो गए, ठीक है, +4 कितना हुआ? 20 हो गया। आंसर कितना आना चाहिए? 24 लाना है हमें कैसे भी करके, ठीक है। तो देन देखो 3 + 3 + 3, मिडिल वाले स्क्वायर को लिया है ना मैंने, सिर्फ ये वाला पॉइंट, इसको मैंने इसलिए कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप सोचो कि मैम ये 3 क्यों कर रही है? 3 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 है, देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, 6 + 6 करती हूँ, तो कितना आ रहा है आंसर? 24 आ रहा है। यहाँ पे हम इसको ना चॉइसेस से कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, हम चॉइसेस में ही लाते, क्योंकि हमने चेक कर लिया स्क्वायर वन स्क्वायर टू, एंड देन उसके बाद मैंने ट्राई किया कि 24 किससे आएगा, और 24 आ रहा है आपका 6 और 6 से। जब हम 6 को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 24 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट अच्छा था, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मशीन्स को इस तरीके से इन्होंने कोड कर दिया है, डेंजर को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ डेंजर में डी डी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मशीन की बात करती हूँ, मशीन को इन्होंने कोड किया है 19 17, बाकियों को तो देखो 7 हो गया और आपका 9 हो गया, ठीक है, देन 14 हो गया, इस तरीके से आपको कोड किया हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ कि डेंजर को किस तरीके से कोड किया होगा। सबसे पहले तो हमें ना ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। मशीन में हमने, मशीन का जो एम होता है वो आपको पता होगा, जब हम ABCD करते हैं तो उसका नंबर जो फ्रंट से अगर मैं देखूँ तो 13 होता है, सॉरी, एम का, ठीक है। अब 19 क्यों किया इन्होंने, 6 को ऐड कर लिया तभी तो 19 कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूं ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम 1 बोलते हैं, 1 में 6 को ऐड किया तो 7 बोल दिया इन्होंने। तो अब हम, मुझे समझ आ रहा है कि जो लेटर है, जो डिजिट है ना, उसमें हम 6 को ऐड कर रहे हैं, तो डेंजर का जो नंबर होता है वो क्या होता है? डेंजर का नंबर होता है 4, ठीक है। 4 में 6 को ऐड करो, कितना हुआ? 10। इतना समझ आया? अब आप, सिंपल सी बात है, 10 और कहीं पे है ही नहीं, सीधा सीधा आपका ये आंसर हो गया। अगर आपको और चेक करना है, वैसे भी ए है, ए को 7 ही रखेंगे, यहाँ पर भी 7 होगा और यहाँ पर भी 7 होगा, ठीक है ना। और एन को भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एन कितना था? 20 था, यहाँ पर भी 20, बट आप लोग इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि इन्होंने चारों में यही डाला हुआ है जानबूझ के, ठीक है, वरना तो सारे आंसर सब करेक्ट कर लेंगे ना।
और ई को इन्होंने 11 भी लिखा हुआ है। तो अब आपको आंसर यहाँ पे करना है, ये 3 डिजिट्स का खेल है ये, समझ आया? तो इस तरीके से हमें +3 कर रहे थे, तो हमने इसलिए आपका आंसर होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे ब्लैंक डिजिट्स को देखना है, ठीक है? ब्लैंक स्पेस को देखो जल्दी से क्या होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4, देन 8 एंड देन 20, ठीक है? देन 9, देन 3 एंड 15 है। देन नेक्स्ट वाले का 6 और 6 का कैसे करेंगे? 6 एंड 6 का। क्या आपको लगता है यहाँ पे कि हो सकता है? मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर देखें तो क्या आपको लगता है कि हम इस पॉइंट को देख सकते हैं? कैसे कर सकते हो? कुछ आइडिया लगाओ, थोड़ा-सा आइडिया लगाओ। ये 20 कैसे आया होगा? देखो 4 और 8 है ना? तो ये 20 कैसे आया होगा? जैसे अभी हमने मिसिंग वाला पॉइंट करा था ना, वैसे ही है ये सेम, ठीक है? 4 प्लस अब मुझे यहाँ पे 20 लाना है, तो अब आप मुझे खुद बताओ कि 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 करूँगी, तभी तो यहाँ पे 4 को ऐड करके 20 आ गया। इसी तरीके से मैं अगर 9 करूँ, 9 प्लस 3 इंटू, अब मुझे 15 चाहिए यहाँ पे, तो मतलब कहीं न कहीं मुझे क्या लाना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, 3 2 जा 6, 6 प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू 15। अब आप नेक्स्ट को देखो, 6 प्लस यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 1 6 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 होगा ना, तो आंसर 18 ही आएगा। क्लियर हुआ? सेम टू सेम वही चीज़ है जो अभी हमने लास्ट पॉइंट में, इस लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये सेम सेम पैटर्न देख रहे हो? सेम पैटर्न था, बस यहाँ पे 1 2 3 हो रहा था और वहां पे सेम ही डिजिट्स को हम यूज कर रहे हैं, मतलब 2 2 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 27th। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 102, ठीक है? द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 102। तो अब हमने 102 लिखा। देन उसके बाद इसने पूछा द रेशियो, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2:3, एंड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल्स टू 5:3, ठीक है? अब इसने पूछा है कि फाइंड आउट द सेकंड नंबर। अब ये थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, तो इसमें हमें सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना है, नंबर कौन-सा होगा सेकंड में। ये तो रेशियो दिया हुआ है इन्होंने। तो जो-जो गिवन है ना, सबसे पहले तो 3 नंबर्स हमारे पास है ही नहीं। एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को मैंने y मान लिया और तीसरे को मैंने z मान लिया। ठीक है? उन सब का जो टोटल सम है वो 102 है। इतना तो मैंने कर लिया। ठीक है? नेक्स्ट, अब ज़रा आप मुझे ये बताओ फर्स्ट एंड सेकंड का। तो x ये ले लिया, x रेशियो y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2:3 है ना, x रेशियो y इज इक्वल्स टू 2:3। एंड अगर मैं यहाँ पर सेकंड y और z का रेशियो निकालती हूँ, वो आ रहा है मेरा 5:3। जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखा है मैंने अभी तक, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। देन अभी मैं इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो क्या हो सकता है? क्योंकि देखो ये जो रेशियो होता है वो यही तो होता है। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ ना, इसको लिख सकती हूँ y डिवाइड बाय z इज इक्वल्स टू 5/3। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं? x इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, और ये किसका होगा? y का होगा। y है ना, ये y के इक्वल होगा। समझ आया? मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरीके से मैंने z की वैल्यू भी निकाल ली, मैंने z की वैल्यू भी निकाल ली, सो दैट मेरे लिए इजी हो जाए। अब z की वैल्यू कैसे होगी? 3/5, 3 इंटू 5 कर दिया मैंने, और यहाँ पर आ गया आपका y, ठीक है। अब मैंने इतना तो कर लिया। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे पुट? इसी वैल्यू पे तो पुट करेंगे। x की वैल्यू पे आपने ये रखा सपोज, देन फिर से y रखा, और z की वैल्यू पे आपने 3/5 रखा और y। क्यों हमने ऐसे किया? ताकि हमारा जो कॉमन है ना y, ये कॉमन हो जाए। समझ आया सबको? इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको यूज किया। अब हमारे पास कॉमन है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आना चाहिए? एलसीएम आप जब लोगे 5 3 सा 15, 15 आएगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, 15 आ गया। और उसी तरीके से देखो यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे, 3 5 3 सा 3 5 सा 5 2 सा 10 हो गया ना यहाँ पे, 2y
प्लस देन यहाँ पे आ जाएगा 15 ही आएगा यहाँ पे। देन इस तरीके से आपने यहाँ पे 3 कर दी, नहीं 5 2 सा 5 3 सा 15 एंड 3 3 सा 9, इस तरीके से आपने यहाँ पे कर दिया। जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 34y। 34y इज इक्वल्स टू 109। होप सो आपको समझ आ रहा हो, सॉरी 109 नहीं, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, 15 102 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जरा आप बताओ यहाँ पे इसको भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जब यहाँ पे हम इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 30 हो गया। अब जरा आप बताओ यहाँ पे जब हमने 34 y किया, y इज इक्वल टू 15 30, अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इसको डिवाइड कर लेंगे ना, 15 30 को 34 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। y की वैल्यू आपको आ गई है, जो कि आपको वही फाइंड आउट करना था, समझ आया। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 45 है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था आपको, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने ये चीज करी अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, बस आप अगर आप थोड़ा सा समझोगे इस क्वेश्चन को ना, ये वाला क्वेश्चन अटपटा भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, ठीक है, और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द लीस्ट फैक्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, सबसे कम जो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा। हाँ जी बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो सभी कर लेंगे। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात अगर मैं करूं, सबसे कम लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, जो कि डिविजिबल हो, किस किस से, डिविजिबल होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाय 3, एक तो 3 से होगा, एक 4 से होगा, एक 5 से होगा, 6 से होगा और 8 से होगा। तो क्या होना चाहिए। वैसे तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बिना सोचे समझे आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आप पहले एलसीएम कर लो। एलसीएम क्या हो गया इसका, एलसीएम 120 होगा इसका, मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, सिंपल सी बात है। इसका अगर आप एलसीएम कर लोगे तो आपने निकाल लिया 120, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना है इसको। सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 को कर रही हूँ तो 3 को मैंने इस तरीके से कर लिया 3 इंटू 1, और कोई होगा इसका लीस्ट, नहीं होगा, बस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 1 से तो हो गया 4। अब मैं इसको 4 से, देखो एक तो 2 से जाता है, 2 2 जा 4 कर लिया, देन 5, 5 को किस तरीके से किया मैंने, 5 इंटू 1, क्योंकि और तो किसी डिजिट पे आता नहीं है, टेबल पे नहीं आता ये 6, लेकिन 6 किसी पे आता है, 3 2 जा 6 कर दिया, ठीक है, 3 और 2 के टेबल में आता है। वैसे ही 8, 8 को कैसे करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। तो अब मैंने इससे क्या निकाल लिया, एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम मीन्स वो वैल्यूज जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, देन यहाँ पे 2 आ गया, देन यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, लीस्ट ले लिया तो आंसर 120 आ गया। और अगर आप एलसीएम भी निकाल रहे हो तो सिंपल आपने अगर इस तरीके से भी एलसीएम निकालोगे तो भी आपकी वैल्यू इस तरीके से जैसे हम करते थे ना, तो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे 120 ही आएगी। क्लियर, 120 आपने फाइंड आउट कर लिया, 120 आ गया। अब 120 में आपसे इन्होंने पूछा था ना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, आपको लीस्ट निकालना था। इसने यही बोला है ना कि 2 3 5 को अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ 2 3 एंड 5, ये है ना 2 3 5, 2 3 5 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में लेंगे ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया। 120 में जरा आप मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 3 इंटू 5 को, तो 3600 आ जाएगा ना, तो 3600 इज द लीस्ट स्क्वायर, जो कि आपका इन सब का होगा सबसे कम, 3600 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ग्यूमेंट बिलो द इन्फ्रेंसेस, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। सीबीसीएस दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट द क्रेडिट ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों और एक इन्फ्रेंस है, एक आर्ग्यूमेंट एक इन्फ्रेंस है, ठीक है।
तो अगर मैं CBCS की बात करती हूँ, क्या वो आपका एक ऐसा सिलेबस है जो इंट्रोड्यूस हुआ है किसके लिए? टू फैसिलिटेट द क्रेडिट ट्रांसफर। बताओ जल्दी से। ये पढ़ा है ना CBCS वाला ऑप्शन। तो CBCS वाले में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है, आर्गुमेंट ये कह रहा है, इन्फ्रेंसेस क्या कह रहा है, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट नॉट सीकिंग द क्रेडिट। एक बार आप बोल रहे हो कि ये इंट्रोड्यूस किया गया है क्रेडिट के लिए, बट इसका इन्फ्रेंस उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यार, इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे ना हम डाउट में रहेंगे, ना ये कंक्लूसिव होगा और ना ही ये वैलिड होगा, क्योंकि ये आपको एक बार बोल रहा है कि ये क्रेडिट से ट्रांसफर के लिए, दूसरी बार ये इन्फ्रेंसेस में बोल रहा है आपको ये नहीं है, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया ना, सिंपल सी बात है। 30th क्वेश्चन को देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट अ नंबर ऑफ द रुपीज फ्रॉम ईच नंबर ऑफ द ग्रुप्स एज अ नंबर ऑफ द मेंबर्स, सो इफ द टोटल कलेक्शन इज रुपीज 2209, द फाइंड आउट द नंबर ऑफ द ग्रुप्स। अब इन्होंने बोला है कि जो टोटल कलेक्शन है ना वो क्या है, 2209 है, ठीक है। तो अब इसने बोला कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड हो गया होगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड हो गया होगा। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो इसको मैं आई होप कि क्वेश्चन उससे भी कर सकती हूँ, ठीक है, किससे, चॉइसेस से, ठीक है, चॉइसेस से हो सकता है क्या ये क्वेश्चन, एक बार देखो, सोच के देखो एक बार, चॉइसेस से अगर हम चॉइसेस पे जाएं सिंपल, तो हम कर सकते हैं उसको, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रुप्स को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला नंबर किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो ना कि जो पूरा पूरा चला जाए, जिसमें कोई पॉइंट ही ना आए, ठीक है। तो मैं अगर इसको 2209 को 47 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, देखो ये पूरा पूरा जाएगा, हाउ, 47 से डिवाइड करो जरा, मैं 47 इंटू 47 करूंगी ना तो 2209 ही आएगा, तो आंसर इज 47। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 47, क्योंकि ये पूरा पूरा चला गया। अब ग्रुप्स तो आधे में होंगे नहीं, तो पॉइंट में तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है। सो एक ही है जो पॉइंट पे पूरा पूरा जा रहा है, इस वजह से। क्लियर हो गया। चलिए, मैंने 30 क्वेश्चंस आप सभी को करा दिया है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको थोड़े टाइम में कराऊंगी, मतलब कुछ थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस बचे हैं अभी, 20 के 20 मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में कराती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।